How are you, students? Welcome to my YouTube channel. This is Hiren Tandel, Padmaj Academy, Navsari. બધા વિદ્યાર્થીઓને મારા નમસ્કાર. आज मैं इलेवेंथ केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा. इसमें जो जो टॉपिक आए हैं उस मैटर केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है उसको समझेंगे हम, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सब मैटर, वो सब बातें हम इसमें सीखेंगे. तो मेरे साथ जुड़े रहिए सब आप, और लाइन टू लाइन में एक्सप्लेन करूंगा जो जो चीज़ें, जिस चीज़ों पे हमें भार देना है और जिस चीज़ों को हमें समझना है और जो कंसेप्ट को हमें समझना है, तो सब कंसेप्ट को मैं धीरे धीरे समझाऊंगा. तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए. तो यूनिट 4 है हमारा 11th केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. तो यहाँ से शुरुआत हो रही है. मैटर इज मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट. जो मैटर होती है तो किससे बनती है, वो एलिमेंट से बनती है. इज मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स. द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, जैसे एटम है या आयन है etc टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड. ठीक है, जो एटम है या आयन है उसको जो साथ में रखते हैं, जो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे. कोज़ेल-ल्यूइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, लोग का अप्रोच हम देखेंगे. ल्यूइस जो था, उन्होंने क्या पोस्टुलेट किया था. ल्यूइस पोस्टुलेटेड that atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bonds. जब वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जो एटम, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, स्टेबल ऑक्टेट बनाते हैं. एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट स्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल. जब केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो वो अपना स्टेबल ऑक्टेट बनाते हैं. ऑक्टेट मतलब टोटल क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन उनके पास रहेंगे. एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. ठीक है, जैसे सोडियम है तो वो कैटायन बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट स्टेट एक्सेप्ट कर रहा है. और उसी तरह क्लोरीन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे माइनस चार्ज है तो वो एनायन हो गया. ठीक है, इस तरह से वो ऑक्टेट स्टेट एक्सेप्ट कर रहा है. Each atom attains a stable octet, outer octet of elements. सभी एलिमेंट क्या बनाते हैं, स्टेबल आउटर ऑक्टेट क्रिएट करते हैं, मतलब बाहर वो 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे. Lewis symbol in the formation of the molecule, only the outer cell electrons take part in chemical combination and they are known as valence electron. ठीक है, जब फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल का तो उसमें आउटर सेल इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही टेक पार्ट करेंगे इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. उससे क्या बोला जाएगा, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है उससे. सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. तो जो नोटेशन दिया गया है लुईस के द्वारा, ठीक है, दिस नोटेशन आर कॉल्ड लुईस सिंबल. उसे लुईस सिंबल भी बोला जाएगा. यहाँ पे नोटेशन, लिथियम तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है. बेरिलियम 2, बोरॉन 3. ठीक है, 1 2 3 4
5 6 7 8 इस तरह से इलेक्ट्रॉन को नोटेशन किया गया है, सिंबल नोटेशन। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डॉट डॉट के फॉर्म में दिखाया गया है। The group valence of the elements is generally either equal to the number of dots in Lewis symbol or 8 minus the number of dots or valence electron। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो टोटल 8 होने चाहिए, 8 करते हैं वो लोग, या जो 8 से माइनस होता है वैसा रहेगा। The noble gases, with the exception of helium, which has a duplet of electrons, have a particularly stable outer shell configuration of 8 octet electrons, ns2 np6। अब नोबल गैस की हम बात कर रहे हैं, तो हीलियम की अगर बात कर रहे हैं हम, तो हीलियम में सिर्फ डुप्लेट होता है, मतलब उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रहेंगे। द नोबल गैसेस विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम विच हैज द डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें सिर्फ डुप्लेट होगा, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे स्टेबल स्टेट होने के लिए। हैव अ पर्टिकुलरली स्टेबल आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर स्टेट में, जिसे ऑक्टेट बोला जाएगा। 2s2 2p6 6 7 8 हो गया टोटल। फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब NaCl जो बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, सोडियम है यहाँ पे, तो उसके पास आउटर मोस्ट में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है 3s1, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, गिव 1 इलेक्ट्रॉन। और नियॉन के बाद उसके पास ज्यादा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है, आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा। उससे जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसके पास कितने दे, 5 6 7 7 दे, लास्ट में 5 था, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। उसके बाद उसका नियॉन से आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है, आउटर मोस्ट फिल हो जाएगा। तो इस तरह से एनायन कैटायन, जो प्लस होता है कैटायन होता है, एनायन 2 मिक्स होके क्या बनेंगे, NaCl, 2 आयन मिक्स होके बन रहे हैं NaCl, सोडियम Na प्लस, क्लोरीन Cl माइनस। 1 इलेक्ट्रॉन देके वो कैटायन बन रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बन रहा है और NaCl बनाएगा। Similarly, the formation of calcium fluoride। कैल्शियम फ्लोराइड की बात करेंगे हम, तो कैल्शियम क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पे फ्लोरीन है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए 2 माइनस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 माइनस ही है, तो हमें उसको फ्लोरीन जो है उसके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, 2f करना पड़ेगा, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2 इक्वल हो जाएगा, तो बनेगा कैल्शियम फ्लोराइड इस तरह से। The bond formed as a result of the electrostatic attraction between the positive and negative ions was termed as the electrovalent bond। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होते हैं, तो जो बॉन्ड बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। The bond formed as a result of the electrostatic attraction, और कौन सा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between the positive and negative ions।
Cosel's postulations provide the basis for the modern concepts regarding ion formation by electron transfer and the formation of ionic crystalline compound. यहाँ पे क्या समझा है? Cosel's postulations provide the basis for the modern concepts, जो modern concept हमारे बने regarding ion formation के बारे में and electron transfer and the formation of ionic crystalline compound जो बन रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बेसिक आइडिया हमें मिल जाती है यहाँ से. ऑक्टेट रूल समझेंगे हम. 8 का जो रूल है वो शेयरिंग ऑफ valence electrons in order to have an octet in their valence cells. This is known as octet rule. जो शेयर करके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, तो किस तरह से शेयरिंग करेंगे कि वैलेंस में क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट, क्या होगा? ऑक्टेट इन देयर वैलेंस सेल. वैलेंस सेल में ऑक्टेट हो जाना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में उसके आ जाने चाहिए. तो उस तरह से वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे, उसे बोलेंगे ऑक्टेट रूल. उसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड, द लुईस-लैंगमुइर थियरी कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2. यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन कैसे बन रहा है, ठीक है. तो क्लोरीन के पास कितना है? नियॉन के बाद उसका देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 and 5, 5 6 7 है. 8 बनाने के लिए 1 चाहिए, तो क्लोरीन क्या होगा? इसके पास 7 है. 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे भी 7 है. तो क्या करेंगे? 1 चाहिए तो मतलब शेयर करेंगे, ठीक है. तो अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे. द डॉट्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन्स. डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सच स्ट्रक्चर्स आर रिफर्ड टू एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर. तो उसे क्या बोलेंगे हम? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे. द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आउटर मोस्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस बनाएंगे शेयर करके. जैसे वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ही सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है, डुप्लेट में. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 होता है तो 2 से ही सेटिस्फाइड हो जाएगा ये. यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है. उसी तरह से यहाँ पे हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो रहा है यहाँ पे कार्बन के. और क्लोरीन के भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, ठीक है. तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा इस तरह से क्लोरीन के साथ. ओके, कार्बन का भी 8 मिल रहे हैं और सबको 8 मिल जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. When two atoms share one electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond. ठीक है, अगर 2 एटम है जो शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, दे आर सेड टू बी ज्वाइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है. उसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ते जाएंगे. डबल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक ही लाइन होगी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा. अगर वो शेयर 2 पेयर, अगर 2 पेयर को शेयर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उसके बाद डबल बॉन्ड हो जाएगा. 2 लाइन हो रहे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है. उसी तरह 3 लाइन हो तो
3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन N2 molecule and इथाइन C2H2 इसमें भी है. The Lewis dot structure provides a picture of bonding in molecules and ions in terms of the shared pair of electrons and the octet rule. शेयर जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो दिखाएंगे और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर. पहले क्या करना पड़ता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर में बना देना पड़ेगा. मतलब जो जो एटम उसमें पार्ट ले रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, उसको पहले लिख देना पड़ेगा हमें, तो स्केलेटल स्ट्रक्चर बनेगा. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मॉलिक्यूल आयन. तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब जो पीरियोडिक टेबल में हमारा लेफ्ट साइड पे होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज्यादा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है. तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें सेंट्रल पोजीशन देना पड़ेगा. एंड इन द मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड करेंगे हम एंड कार्बोनेट लेंगे, तो नाइट्रोजन एंड कार्बन ये क्या है, सेंट्रल एटम हो जाएंगे हमारे. और जो लास्ट में लगेंगे वो टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएंगे. जैसे एन है तो यहाँ पे कितने लग रहे हैं फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन लग रहे हैं ना. तो ये हमारा हो गया सेंट्रल पोजीशन पे नाइट्रोजन, और फ्लोरीन हो गए टर्मिनल पोजीशन पे. सिंगल बॉन्ड से हमें पहले जोड़ देना है इन लोगों. इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इधर यूटिलाइज फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग और रिमेन एज द लोन पेयर. तो जो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो का तो मल्टीपल बॉन्डिंग हम कर सकते हैं, एक से ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ा सकते हैं, या फिर लोन पेयर रख सकते हैं. लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स. कुछ मॉलिक्यूल्स को हम देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड बन रहा है. अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है. यहाँ पे O3 है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो कंप्लीट हो गया. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल. 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, एक यहाँ पे प्लस चार्ज हो रहा है. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहा है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. उसी तरह से नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का है कार्बोनेट, ये पॉली एटॉमिक आयन है, तो पॉली एटॉमिक में पूरे ग्रुप का चार्ज है -2. और उसी तरह से HNO3 उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिया है. नाइट्रोजन के पास टोटल 5 होते हैं आउटर मोस्ट में, तो यहाँ पे उसका चार्ज है प्लस का 1 2 3 4 ही हो रहे हैं, प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो माइनस चार्ज. चलो अभी प्रॉब्लम 4.1 है. यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड का. तो स्टेप यहाँ पे दिया है. पहला स्टेप क्या करना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने हैं. तो कार्बन के कितने होते हैं टोटल, आउटर मोस्ट में 4 होते हैं और ऑक्सीजन के 6 होते हैं. ठीक है, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन. अभी उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना है हमें. जैसे स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया. उसको सिंगल बॉन्ड से बना देना है. पहले सिंगल बॉन्ड हमें बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल जाएंगे. चलो उसके बाद
स्ट्रक्चर बना दिया और उसके बाद क्या करना है, हमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको इलेक्ट्रॉन दे देना है। मतलब ऑक्सीजन को सेटिस्फाई हम कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेटिस्फाई हुए, 9 10, लेकिन कार्बन पे ऑक्टेव सेट नहीं हो रहा। दिस डज नॉट कंप्लीट द ऑक्टेट ऑन कार्बन, कार्बन पे ऑक्टेट सेट नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल बॉन्डिंग पे रिसोर्ट करना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे, हम ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। तो इसके पास अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और यहाँ पे भी कितना हो गए, 6 7 8। ठीक है, इस तरह से होगा। लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम 4.2 है, राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्राइड आयन। कौन सा है हमारे पास, NO2, उनका एक चार्ज है माइनस का, एनायन है नाइट्राइड आयन। तो नाइट्राइड आयन है तो टोटल हम पहले गिन लेंगे कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो नाइट्रोजन के 5 रहेंगे, ऑक्सीजन के 6 रहते हैं 2 टाइम्स से, और एक जो माइनस चार्ज है उसका अब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 18 हो जाते हैं। अब स्केलेटल बना लिया हमने, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसका, और पहले सिंगल बॉन्ड हमें बनाई देना है, तो उसके पहले सिंगल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गए। ओके, लेकिन सिंगल बॉन्ड बनाने से हमारा काम नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये सेटिस्फाइड हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 4 5 6 7 8 8 8 हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो जाती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रखो, यहाँ पे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रखो, इस तरह से दो पॉसिबिलिटी हो जाती है, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसके बारे में हम पीछे से पढ़ेंगे, कैनोनिकल फॉर्म जो होते हैं वो। फॉर्मल चार्ज, अब जो पॉलीएटॉमिक होता है, पॉलीएटॉमिक आयन होता है, उसमें अगर हम एक एटम का चार्ज देखना है वो भी हम निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस द नेट चार्ज इज possessed by the ion as a whole and not by a particular atom. It is however feasible to assign a formal charge on each atom. हम एक एटम का भी हम चार्ज निकाल सकते हैं अगर हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो कैसे चार्ज निकाला है, फॉर्मल चार्ज Fc इज इक्वल टू, फॉर्मल चार्ज मतलब कि ऑन एन एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर, एक एटम पे कितना चार्ज होता है। तो कैसे ढूंढेंगे हम, तो वो एटम के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, माइनस लोन पेयर लिखेंगे, माइनस हाफ सैड पेयर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग सैड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो शेयर कर रहे हैं उसको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर जब कर रहे हैं तो वो दो एटम, उसके इलेक्ट्रॉन दोनों के दो एटम के बीच में होते हैं, तो उसको हम हाफ कर देंगे। इसलिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको हाफ करना है, लोन पेयर तो वही एटम के पास रहेंगे, मतलब उसको हाफ करना नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल से हम समझेंगे इसको, ओजोन का एग्जांपल दिया है। तो ओजोन के पास 3 ऑक्सीजन रहते हैं, 1 2 3। तो अगर पहले ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, ठीक है, तो उस पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं ऑक्सीजन के पास, 6, और लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, माइनस हाफ आपके जो बॉन्डेड है, तो कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 3 पेयर है ना बॉन्डिंग, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसको हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे चार्ज होगा अपना +1। इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन को लेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है, उसमें लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, माइनस किया, माइनस जो बॉन्ड पेयर है उसको हाफ करना है, तो चार्ज होगा आपका 0, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। और जो थर्ड नंबर का है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस लोन पेयर 3 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं,
और बॉन्डिंग पेयर वन एक ही है, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे चार्ज रहेगा -1, +1 है, यहाँ पे -1 है। We represent O3 along with the formal charges as follow। तो ऐसे चार्ज हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, यहाँ पे माइनस का चार्ज। Generally, the lowest energy structure is the one with the smallest formal charge on the atom। जनरली क्या होता है, द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज, जो एनर्जी स्ट्रक्चर जिसका लो किसका होता है, जिसके पे चार्ज कम होता है। The formal charge is a factor based on the pure covalent view of bonding in which electron pairs are shared equally by neighboring atoms। इलेक्ट्रॉन पेयर को बाजू के एटम से भी शेयर किया जाता है, साथ में शेयर करते हैं। Limitations of the octet rule। octet rule का लिमिटेशन क्या है अभी? It applies mainly to the second period elements of the periodic table। किसके साथ अप्लाई होता है ज्यादातर, जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उस पर ज्यादा अप्लाई होता है। द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सर्टेन एटम, कुछ एटम ऐसे हैं जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, शेयरिंग के बाद। यहाँ पे लिथियम है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो उसके पास कितने रह जाते हैं यहाँ पे 1, 2 and 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सम अदर सच कंपाउंड्स कैसे हैं, ये दूसरे एग्जांपल दिए, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का। तो यहाँ पे टोटल ऑक्टेट का रूल फॉलो नहीं होता है। बेरिलियम के पास 4 ही है यहाँ पे टोटल, मतलब शेयर करेंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। तो ये सब लिमिटेशंस है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, कहीं कभी बार ऑड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, सेट नहीं होते। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे भी लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर जो ऑक्टेट का रोल है वो लिमिटेड, उसकी लिमिटेशन हमें दिख जाती है। यहाँ पे नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ही रह जाते हैं। उसी तरह से द एक्सपांडेड ऑक्टेट, मतलब एक्सपांडेड ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट से ज्यादा, ऑक्टेट का जो रूल है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द फॉस्फोरस एटम, फॉस्फोरस एटम की बात किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाते हैं इसके। यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सल्फर एटम, सल्फर की बात किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपांडेड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो ये सब लिमिटेशंस है। अदर ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑक्टेट थियरी, और दूसरे ड्रॉबैक्स क्या है ज्यादा में, तो नोबल गैस तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने पास, ठीक है, तो वो तो कंपाउंड नहीं बनाने चाहिए, फिर भी जेनॉन एंड क्रिप्टॉन अपने कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो जेनॉन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, क्रिप्टॉन फ्लोरीन, जेनॉन ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाता है। तो ये भी एक यहाँ पे लिमिटेशन है और ड्रॉबैक्स है। दिस थियरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और उसके ऊपर शेप, मॉलिक्यूल जो बनते हैं उसका शेप क्या होता है उसके बारे में कुछ बात नहीं होती है। एंड टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है उसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई है, वो भी समझ में नहीं आता इससे। चलो उसके बाद आता है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के पहले आयन बनाने पड़ेंगे और उसके बाद बॉन्ड बनेगा। द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम, तो पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन खुद न्यूट्रल एटम में से बनने चाहिए इजीली। द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन इन द सॉलिड, दैट इज द लेटिस ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो अरेंजमेंट जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन किस तरह से अरेंज होते हैं उसे क्या बोलेंगे, लेटिस।
ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। यहाँ पे NaCl का दिया गया है सोडियम क्लोराइड। तो पहले आयन कैसे बनते हैं वो देखेंगे। तो आयन कैसे बनेंगे, यहाँ पे गैसीय स्टेट में मेटल है तो मेटल क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन दे देगी। अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब कौन सी एनर्जी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी अंदर आएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्क करेगी और जो हमारे हेलोजन है 70 नंबर का जो ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब कौन सा एनर्जी वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये हमारा कंपाउंड बनाएंगे। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब यहाँ पे साइन है डेल्टा EgH इज द एंथैल्पी चेंज, मतलब एंथैल्पी में जो चेंज होता है व्हेन अ गैस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट गेन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है गैसीय स्टेट में जो एटम है हमारा वो, तो तब जो एनर्जी में चेंज हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाएगा। द इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में भी, जो इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस कैसी हो सकती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये दोनों तरह से हो सकती है। इलेक्ट्रॉन जब अंदर आए, जो इलेक्ट्रॉन जब अंदर आएगा तो एनर्जी बाहर जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो एनर्जी अंदर आएगी। ये जनरल रूल है। द आयनाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज ऑलवेज, लेकिन आयनाइजेशन कैसा होता है, ऑलवेज एंडोथर्मिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो एनर्जी अंदर आ रही है, एंडोथर्मिक। Obviously ionic bond will be formed more easily between the, ionic bond easily किसमें बनते हैं, between the elements with comparatively low ionization enthalpy, जिसकी ionization enthalpy कम होगी। मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ionization enthalpy कैसी होगी हमारी, कम हो जाएगी। एंड एलिमेंट्स विथ अ कंपैरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी, हाईली नेगेटिव होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव बनेगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। साइज बढ़ेगी तो एंथैल्पी घटेगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आयनिक बॉन्ड बनने की, इस तरह से। Ionic compounds in the crystalline state consist of orderly 3-dimensional arrangement। जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, जो क्रिस्टल जब बनता है तो उसका आयनिक कंपाउंड जब बनता है, जब क्रिस्टल्स बनता है क्रिस्टल सेट में, कंसिस्ट ऑफ ऑर्डरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यहाँ तो हमें 2 डायमेंशनल ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशनल दिखा है, आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो 3 डायमेंशनल होगा। ऑफ अ कैटायन एंड एनायन हेल्ड टुगेदर बाय, और कौन सा फोर्स यहाँ पे हेल्ड करेगा उनको, कोलम्बिक इंटरएक्शन एनर्जीज। जब क्रिस्टल बनेगा तो उसमें कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, कोलम्बिक इंटरएक्शन एनर्जीज। यहाँ पे हमें NaCl रॉक सॉल्ट का क्रिस्टल दिखाया गया है, फिगर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NaCl, तो Cl है तो उसके आगे आजू बाजू क्या है, Na के बाजू बाजू Cl है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं रॉक सॉल्ट। इन आयनिक सॉलिड्स द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सॉलिड में क्या होता है, सम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन दोनों का सम होता है, मे बी पॉजिटिव, बट स्टिल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट्स स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों का सम करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो हमें पॉजिटिव मिल सकता है, लेकिन फिर भी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज होने के लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है।
crystal structure gets stabilized due to the energy release in the formation of the crystal lattice. crystal lattice बनने में वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है Na प्लस है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है 495.8 किलोजूल पर मोल. और क्लोरीन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है -348.7 किलोजूल पर मोल. तो इन दोनों का अगर हम सम अप करेंगे तो कितना मिल रहा है हमें 147.1 किलोजूल पर मोल. ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है. लेकिन जो हमारी जो लेटिस बन रहा है इज मोर देन द कंपेंसेटेड फॉर बाय द एंथैल्पी ऑफ लेटिस. लेटिस बनने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके सामने ये एनर्जी बहुत कम है. ठीक है, जो लेटिस बन रहा है NaCl जो बन रहा है उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है -788 किलो जूल पर मोल. तो उसके सामने ये जो इनका डिफरेंस है वो कुछ मायने नहीं रखता. ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है जब क्रिस्टल बन रहा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है और उससे इससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है. Stability of an ionic compound is provided by its enthalpy of lattice formation and not simply by achieving octet of electrons around the ionic species in gaseous state. तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है. स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय किससे बन रही है एंथैल्पी ऑफ लेटिस. जो लेटिस बन रहा है ठीक है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है उससे स्टेबिलिटी उसे मिल रही है ज्यादातर. नॉट सिंपली बाय अचीविंग द ऑक्टेट. सिर्फ ऑक्टेट से बनने से कुछ नहीं होता. ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द आयनिक स्पीसीज इन गैसियस स्टेट. तो कौन सा किसका इंपॉर्टेंट है लेटिस एंथैल्पी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है. प्लेज अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड बनने में जो लेटिस एंथैल्पी है एनर्जी जो रिलीज हो रही है ठीक है जिससे उसे लेटेस्ट स्ट्रक्चर को क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी वो इम्पोर्टेंट है. लेटिस एंथैल्पी. द लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड is defined as the energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compounds into gaseous constituent ions. अब ये लेटिस एंथैल्पी क्या है मतलब कौन सी एनर्जी है. लेटिस एंथैल्पी क्या है ऑफ एन आयनिक सॉलिड. आयनिक सॉलिड की लेटिस एंथैल्पी क्या है इज द डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल को अगर अलग अलग करना है हमें गैसियस कंस्टिट्यूएंट में अलग करना है तो वो अलग करने के लिए जितना पावर हमें देना पड़ेगा ठीक है उससे क्या बोलेंगे लेटिस एंथैल्पी बोला जाएगा. आयनिक सॉलिड को गैसियस स्टेट में अलग अलग करना है कर सके उतना पावर उसे क्या बोला जाएगा लेटिस एंथैल्पी बोला जाएगा. जैसे NaCl की कितनी लेटिस एंथैल्पी है 788 किलो जूल पर मोल. इतना पावर हम NaCl को देंगे 1 मोल NaCl को तो हमें गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स आयन फॉर्म में मिलेंगे Na प्लस Cl माइनस. इन दोनों को अलग करने के लिए हमें 788 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उसका क्या बोला जाएगा लेटिस एंथैल्पी बोला जाएगा. गैसियस स्टेट में Na प्लस G Cl माइनस G और कितने हैं वो 1 मोल है. ये 1 मोल पे अप्लाई किया जाता है रूल. बॉन्ड पैरामीटर्स. अब बॉन्ड जो बनते हैं उसके जो रूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. तो बॉन्ड लेंथ पहले होता है. तो बॉन्ड लेंथ क्या है. बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है. तो बॉन्ड लेंथ कितनी बॉन्ड लेंथ क्या है तो 2 न्यूक्लियस
के बीच की जो है जगह वो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी आपकी। बॉन्ड लेंथ डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। तो यहाँ पे ये एक एटम है और दूसरा एटम ये बॉन्ड हुआ है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो हो गया तो वो क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गई। बॉन्ड लेंथ्स आर मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। ये टेक्निक यूज की जाती है ढूंढने के लिए। The covalent radius is measured approximately as the radius of an atom's core which is in contact with the core of an adjacent atom in a bonded situation. covalent radius हमें ढूंढना है तो क्या होता है, फिगर में वैसे दिखाया गया है। covalent radius is the measure approximate as the radius of an atom's core which is in contact with the core of the adjacent atom in a bonded situation। तो उसको फिगर 4.2 से हम समझेंगे। 4.1 से हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो एटम दिए गए हमें, एटम ए है, एटम बी है। ठीक है, तो जो इसका न्यूक्लियस है और उसका न्यूक्लियस है, इन दोनों का डिस्टेंस जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा बॉन्ड लेंथ हो गया। ठीक है, आर क्या है, आर मतलब हमारा ये पूरा बॉन्ड लेंथ हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉन्ड लेंथ है। और आर ए एंड आर बी आर द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एटम ए एंड बी। और ये रेडियाई है न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक, जो जब मैच जहाँ पे मिक्स हो रहे हैं वहां तक, ये हमारा रेडियाई हो गया ए का, और दूसरा ये रेडियस ए का हो गया, ये रेडियस बी का हो गया, कोवेलेंट रेडियाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। The van der Waals radius represents the overall size of the atom which includes its valence shell in a non-bonded situation। ठीक है, van der Waals radius क्या होता है, represents the overall size of an atom which includes its valence shell in the non-bonded situation। अब वैलेंस van der Waals फोर्स में जब रेडियस हम मेजर करते हैं तो वो कंप्लीटली बॉन्डिंग नहीं होता, उसमें बॉन्डेड सिचुएशन में वो नहीं होगा। तो यहाँ पे फिगर 4.2 से हम समझ लेते हैं इस मैटर को क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये एटम दो है जो वो बॉन्डेड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है। और ये दो की बात करेंगे तो ये हमारा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे। तो इन दोनों की बात करेंगे तो ये वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ा हुआ है, वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो इसका हम रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पे 180 होगा और उसका बॉन्ड लेंथ होगा 360 पिकोमीटर। ये वैन डर वाल्स रेडियस। एंड कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे हम, तो जहाँ पे बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पे देखो बॉन्ड हो गया है, डिस्टेंस कम है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस है, तो रेडियस कितना हुआ इन दोनों के बीच का, यहाँ का डिस्टेंस 99 पिकोमीटर होता है और बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 198 पिकोमीटर। चलो उसी तरह से बॉन्ड एंगल देखेंगे हम। बॉन्ड एंगल मतलब दो जो बॉन्ड है बने हुए हैं उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है। बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, किसमें दिखाएंगे हम, डिग्री में दिखाएंगे, विच कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से उसको डिटरमाइन करेंगे। बॉन्ड एंगल यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कितना बन रहा है, वाटर की बात करें तो 104.5 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो रहा है। जो बॉन्ड बन रहे हैं दो, उसके बीच में एंगल कितना है, दैट इज बॉन्ड एंगल। इसी तरह से बॉन्ड एंथैल्पी
बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। ठीक है, अगर जो गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसमें से हमें क्या करना है? 1 मोल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। तो 2 एटम अलग करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 गैसियस स्टेट में हम 2 एटम अलग कर रहे हैं। बॉन्ड एंथैल्पी का डेल्टा ए एच सिंबल रहेगा। यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी दी है 435.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड हो रहा है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा, उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। जितने जितने बॉन्ड बन रहे हैं उतना उसको तोड़ने के लिए एंथैल्पी भी ज्यादा चाहिए। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, जैसे बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, जैसे बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ती जाएगी और बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी बढ़ेगी, द स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ती रहेगी। H2O molecule, the enthalpy needed to break the 2 OH bond is not the same. अब H2O है तो उसमें पहले H प्लस और OH माइनस होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। H2O है तो उसमें पहले हम H प्लस एंड OH माइनस, ये 2 मॉलिक्यूल और एटम अलग होंगे, तो उसकी एनर्जी अलग है। उसके बाद OH में से H और O को अलग करना है, तो उसकी भी एंथैल्पी अलग रहती है। यहाँ पे इन दोनों की एंथैल्पी ये है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करने के लिए एंथैल्पी ये है। तो 2 एंथैल्पी यहाँ पे यूज होती है। तो हम इसी केस में हम क्या कर रहे हैं? तो मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे? मीन या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेंगे। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू जितनी एंथैल्पी यूज हो रही है वो, और जितने टाइम यूज कर रहे हैं हम, उसके नंबर नीचे रखेंगे। यहाँ पे 2 टाइम है ना एंथैल्पी, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज हमें मिल रही है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कितनी मिल रही है वाटर के लिए? 464.5 किलो जूल पर मोल इतनी मिल रही है। यहाँ जो टेबल 4.2 है वो बॉन्ड लेंथ दिखाई गई है यहाँ पे। तो बॉन्ड लेंथ हम देखेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन की बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कितनी है? 143। जैसे डबल बॉन्ड हो रहे हैं यहाँ पे, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? घट रही है, 138। और ट्रिपल बॉन्ड हो रहे हैं तो और कम हो रही है। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? कम, छोटी होती जाएगी। उसी तरह से बॉन्ड लेंथ यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल्स दी गई, हाइड्रोजन, फ्लोरीन की, सबकी लाइन में। उसी तरह कोवेलेंट रेडियस, रेडियस में भी क्या होगा? जैसे जैसे कार्बन की बात करें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाएंगे वो साइज छोटी होती जाएगी, तो रेडियस भी क्या होगा? छोटा होता जाएगा। कोवेलेंट रेडियस भी क्या होगा? छोटा होगा। पहले सिंगल बॉन्ड है थोड़ा बड़ा था, डबल बॉन्ड में थोड़ा छोटा हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में और छोटा हो जाएगा। ओके, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हमने समझ लिया। अब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड ऑर्डर बनेंगे। जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड ऑर्डर बनेंगे।
जैसे नाइट्रोजन की बात करें हम, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3 बॉन्ड बन रहे हैं एंड उसकी एंथैल्पी दी हमें, बॉन्ड एंथैल्पी दी है 946 किलो जूल पर मोल। नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाते हैं इस तरह से। इसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स मतलब आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, उससे बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम रहते हैं। जैसे फ्लोरीन की बात करें और O2 2- की बात करें तो उन दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो बॉन्ड ऑर्डर है 1। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम रहता है। विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज, बॉन्ड एंथैल्पी उसको तोड़ने का पावर भी बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सिंगल बॉन्ड ऐसे लंबा है, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड उससे छोटा हो जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसके बाद हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। तो कितनी बार क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव जो होता है, जैसे यहाँ पे O3 की बात कर रहे हैं हम, रेजोनेंस इन O3 मॉलिक्यूल्स ओजोन में देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव हुआ कि इसमें जो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? 128 है। तो ये कैसे सेट हो सकता है? तो हम अगर सिंगल बॉन्ड करेंगे हम तो क्या इतना होता है हमारा 148, डबल बॉन्ड कर रहे थे 121 रहता है, ठीक है। तो ये दोनों की जो बॉन्ड लेंथ हमें मिल रही है वो एग्जैक्टली बॉन्ड है जो एक्सपेरिमेंटली मिल रही है, कितनी है? 128, तो उससे मैच नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों में जो बॉन्ड है वो ऐसा नहीं कि एक सिंगल बॉन्ड है दो दूसरा डबल बॉन्ड है, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बॉन्ड, सबके बीच में इक्वली बॉन्ड होना चाहिए। तो इक्वली बॉन्ड को किस तरह से दिखाया गया है? डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है यहाँ पे, इस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो और पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या क्या होती है? तो डबल बॉन्ड इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे, 2 पॉसिबिलिटीज रह जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इन 2 पॉसिबिलिटी को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। और चूंकि इन दोनों में बॉन्ड लेंथ अलग अलग है और हमें मिल रही है ये 128 पिकोमीटर मिल रही है, तो ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। दोनों तरफ एक ही बॉन्ड लेंथ है, इसमें दोनों तरफ अलग अलग बॉन्ड लेंथ रहती है। तो 1 और 2 क्या है हमारा? कैनोनिकल फॉर्म्स बोला जाएगा। 1 और 2 हमारे कैनोनिकल फॉर्म्स है, ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म क्या है हमारा? ये ओरिजिनल फॉर्म है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये दोनों जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं उसको मिला के हमें क्या मिलता है? मिला के हमें जो मिल रहा है उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, उसका सिंबल 2 साइड एरोस से दिखाया जाता है। Experiment determine the oxygen bond length is on ozone molecule are same 128 है, ठीक है। इसके लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है। This is also called a resonance hybrid. Resonance is represented by the double-headed arrow. Double-headed arrow से दिखाया जाता है। चलो तो यहाँ पे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, यहाँ पे कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड के हम बारे में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। तो कैसे रेजोनेंस मतलब कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन सकते हैं CO कार्बोनेट आयन के, CO3 2-। तो कैसे बन सकते हैं इनके? ऑल कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड इन CO3 आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है सब में, ठीक है। तो कहीं पे डबल बॉन्ड कहीं पे सिंगल बॉन्ड, हम सिर्फ उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज कितनी है? रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स 1 2 3, 3 फॉर्म हो सकते हैं हमारे। तो यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड कर रहे थे दोनों पे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर रहे थे दोनों में सिंगल बॉन्ड रहेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर रहे थे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। इस तरह से 3 कैनोनिकल फॉर्म्स बन सकते हैं कार्बोनेट के। Resonance in carbonate 1 2 and 3 represents the 3 canonical forms, 3 canonical forms बन सकते हैं।
उसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करेंगे तो जो एक्सपेरिमेंटली डेटा है वो हमें दिखा रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 115 पिकोमीटर होना चाहिए। लेकिन जब हम डबल बॉन्ड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 121 पिकोमीटर होता है। ट्रिपल बॉन्ड कर रहे हैं तो 110 पिकोमीटर होता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितनी है हमारे पास, 115 होनी चाहिए। तो इन दोनों का हमें कैनोनिकल फॉर्म्स बनाना पड़ेगा। CO2 is the best described as the hybrid of the canonical और resonance form। resonance form में इसे रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2 and 3, इसमें भी 3 की पॉसिबिलिटी है। तो किस तरह से यहाँ पे कार्बन CO2 की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन ये पॉसिबल है एक, या तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन एक साइड ट्रिपल बॉन्ड ले ले, या ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करें कार्बन ऑक्सीजन कर दें। तो जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे चार्ज है प्लस का, इसका है माइनस का, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रेजोनेंस इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 1, 2 and 3 represents the 3 canonical forms। कितने हैं, 3 canonical forms हो सकते हैं। Energies of the resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure। तो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड जो बन रहा है उसकी एनर्जी कितनी होती है, लेस होती है कोई भी एक सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं उससे। ये जो 3 बन रहे हैं उससे हम एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो तैयार कर रहे हैं उसकी एनर्जी कम होती है। चलो, ये पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड है जो उसको पार्ट 2 में हम देखेंगे। ये था पार्ट 1 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पार्ट 1 में यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ। तो आप सबको समझ में आया होगा, सिंपल वर्ड्स मैंने सिंगल कंसेप्ट आपको समझा दिया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड tomorrow I will upload the second video part 2। so subscribe my channel, press the bell icon, like it, share it, subscribe it, and be connected with me so you will get these videos, this kind of videos, and part 2 मैं upload कर दूंगा recently उसके बाद, so you can watch it and understand the concept। thank you, thanks for watching।